कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1940 में नाजी सरकार कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के कैदियों से लाखों पाउंड के जाली नोट बनवाती है। योजना ये होती है कि इन्हें ग्रेट ब्रिटेन में तस्करी करके बैंकिंग सिस्टम में फैला दिया जाए और अर्थव्यवस्था को गिरा दिया जाए, जिससे जर्मनी युद्ध जीत सके। जब सभी जाली नोट सूटकेस में भर दिए जाते हैं तो उन्हें ट्रेनों के जरिए भेज दिया जाता है। एक रात बर्मिंघम, इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण हथियार फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं को बमबारी के बावजूद काम जारी रखना पड़ता है। आज उनमें से एक कर्मचारी का जन्मदिन होता है तो सभी उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं और मोमबत्ती भी जलाते हैं। लेकिन यह खुशियों का पल तुरंत खत्म हो जाता है जब एक बम फैक्ट्री पर गिरता है और सब कुछ उड़ा देता है। सभी कामगार वहीं मारे जाते हैं। इसी दौरान टॉमी अकेले देहात में रहता है। वो पहले पीकी ब्लाइंडर्स का नेता था, इंग्लैंड का सबसे ताकतवर गैंग, लेकिन अब वो अकेले में अपनी जीवनी लिख रहा है। सुबह उसका सहायक जॉनी उसे बताता है कि बर्मिंघम पर बमबारी हुई है, लेकिन टॉमी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जॉनी ये भी बताता है कि उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जो शहर छोड़कर जा रही थी और उसने टॉमी के बारे में पूछा, उसे जिप्सियों का राजा कहा। जॉनी ने उसे बताया कि टॉमी इस दुनिया से दूर हो चुका है और लिख रहा है। जब टॉमी लिख रहा होता है तभी फोन बजता है। वो उसे बंद करने के लिए उठता है और देखता है कि उसके आंगन में कोई दौड़ रहा है। कुछ पल के तनाव के बाद वो गुस्से में मेज पर हाथ मारता है। फिर वो टहलने जाता है और एक शाखा पर लाल स्कार्फ पाता है। बाद में वो लिखते हुए बताता है कि उसे अपनी मरी हुई बेटी के दृश्य दिखाई देते रहते हैं, लेकिन स्कार्फ असली है और वो समझ नहीं पाता कि ये वहां कैसे आया। इस वजह से वो स्कार्फ को अपने भाई की कब्र पर टांग देता है। दोपहर में उसकी बहन एडा उससे मिलने आती है और फैक्ट्री की घटना के बारे में बताती है। वो चाहती है कि टॉमी वापस आए और मदद करे, लेकिन टॉमी मना कर देता है क्योंकि वो अपने मानसिक दर्द से जूझ रहा है। एडा उसे डांटती है और कहती है कि उसने सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा। टॉमी कहता है कि वो कभी अच्छा पिता नहीं था। फिर भी एडा उसे जानकारी देती है उसका बेटा चार्ल्स नॉर्थ अफ्रीका में मोर्चे पर है और दूसरा बेटा ड्यूक अब पीकी ब्लाइंडर्स का नेता है। लेकिन ड्यूक गैंग को मुसीबत में डाल रहा है और एडा को डर है कि या तो कानून उसे फांसी दे देगा या लोग उसे मार देंगे। टॉमी कहता है कि वो बदल चुका है और वापस नहीं जा सकता। बर्मिंघम में फायर फाइटर्स और पुलिस तबाह हुई फैक्ट्री को संभाल रहे होते हैं। तभी पीकी ब्लाइंडर्स वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती। गैंग फैक्ट्री का दरवाजा तोड़कर बचे हुए हथियार लूटने लगती है। मालिक विरोध करता है तो ड्यूक कहता है कि उन्हें पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति है और उसे पैसे दे देता है। जब मालिक शिकायत करता रहता है तो ड्यूक का दाहिना हाथ एलिजा धमकी देता है कि जो भी उन्हें रोकेगा उसकी फैमिली को पीटा जाएगा। मालिक डरने से मना करता है तो ड्यूक उसे मार देता है। बाकी लोग विरोध करते हैं, लेकिन गैंग उन्हें भी आसानी से हरा देती है और हथियार लेकर निकल जाती है। कुछ देर बाद एडा बर्मिंघम लौटती है और अपने बेटे कार्ल को लेकर फैक्ट्री जाती है, लेकिन कामगार उसे दोष देते हैं क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स ने सब कुछ और खराब कर दिया। एक पब में ड्यूक की मुलाकात नाजी एजेंट बेकेट से होती है। बेकेट उसे जाली पैसों का नमूना दिखाता है। 350 मिलियन ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में डालने के लिए तैयार हैं। वो गैंग्स की मदद चाहता है और 20% हिस्सा देने की बात करता है। वो कहता है कि उसके अधिकारी टॉमी से बात करना चाहते थे। ड्यूक गुस्से में खिड़की पर गोली चला देता है और कहता है कि अब वही नेता है। जब बेकेट उससे पूछता है कि क्या वो अपने देश के साथ विश्वासघात करेगा तो ड्यूक हाँ कह देता है। बेकेट कहता है कि उसे आज रात ये साबित करना होगा। अगले दिन टॉमी अपने घर में एक आवाज सुनता है और तुरंत बंदूक लेकर जांच करने जाता है। एक मेज पर उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, खुली खिड़कियों का पीछा करो। टॉमी ऐसा ही करता है और अंत में को पाता है जो उसकी किताब पढ़ रही होती है। वो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन पास से देखने पर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ड्यूक की मरी हुई मां जेल्डा जैसी दिखती है। को बताती है कि वो जेल्डा की जुड़वा बहन है और वो अब भी सपनों और सेयांस के जरिए उससे बात करती है। वो दावा करती है कि जेल्डा ने उसे एक संदेश के साथ यहां भेजा है। वे दोनों जिप्सी हैं और ड्यूक खतरनाक लोगों के साथ जुड़ रहा है जो जिप्सी लोगों को नष्ट कर देंगे। अगर टॉमी वापस आकर अपने बेटे को रोके तो को वादा करती है कि वो उसे मानसिक शांति पाने में मदद करेगी। अचानक जॉनी बंदूक लेकर कमरे में घुसता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई घुसपैठिया है, लेकिन टॉमी उसे चौंका देता है ये कहकर कि को उनकी मेहमान है। निजी तौर पर जॉनी टॉमी से कहता है कि को दुखी माओं का फायदा उठाती है, ये कहकर कि वो युद्ध में मारे गए उनके बेटों की आत्माओं से बात कर सकती है। उसे डर है कि वो टॉमी को भी धोखा दे रही है, लेकिन टॉमी उसकी बात नजरअंदाज कर देता है। दोपहर में ड्यूक अपने सुअरों को देख रहा होता है और अपने स्टॉक रूम में कुछ चीजें रखता है। तभी एडा वहां आती है और फैक्ट्री पर हमले के लिए उसे डांटती है और सुअरों के बारे में पूछती है। ड्यूक कहता है कि एक बूचर खाना नष्ट हो गया है, इसलिए वो अस्थायी रूप से उन्हें संभाल रहा है, लेकिन एडा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर ड्यूक बताता है कि वो दवाइयां बेच रहा है,
और एडा को याद आता है कि अस्पताल से दवाइयां चोरी हुई थीं। वो उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है, लेकिन ड्यूक कहता है कि कोई उसे रोक नहीं सकता। इसके बाद एडा एक पुराने आदमी से मिलने जाती है जो पहले टॉमी के लिए काम करता था। वो उसे बताती है कि ड्यूक क्या कर रहा है और वो मिलिट्री पुलिस के पास जाने का सोच रही है। वो उससे गवाही और मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि ड्यूक के खिलाफ जाना उन्हें मुसीबत में डाल देगा और उसे लगता है कि केवल टॉमी ही उसे रोक सकता है। इसी बीच टॉमी अपने वाइन सेलर में जाता है और एक आवाज सुनकर गलती से एक बोतल गिरा देता है। उसे युद्ध के दौरान सुरंगों में बिताए दिनों की झलक दिखाई देती है, जिससे साबित होता है कि वो गंभीर PTSD से पीड़ित है। अपनी किताब में वो लिखता है कि उसने युद्ध को अपने घर ले आया था ताकि वो सो सके। उसे धूम्रपान की जरूरत महसूस होती है। बाद में वो अचानक जाग जाता है जब को उसके पास आती है। वो उसे स्कार्फ लाकर देती है और उसके भाई के बारे में पूछती है। टॉमी बात करने से मना करता है, लेकिन को लगातार दबाव डालती है और दावा करती है कि वो असल में ज़ेल्डा है जो अपनी बहन के शरीर का इस्तेमाल कर रही है। जब टॉमी विश्वास नहीं करता तो वो कहती है कि स्कार्फ उसकी बेटी ने छोड़ा था और उसने उसके भाई से भी बात की है। वो टॉमी के उन शब्दों को दोहराती है जो उसने कब्र पर कहे थे, जिससे वो हैरान हो जाता है। अब टॉमी और जानना चाहता है, लेकिन को कहती है कि वो तभी बताएगी जब वो ड्यूक की मदद करने के लिए वापस आएगा। टॉमी कहता है कि वो अब वैसा इंसान नहीं रहा, तो को उसे उसका पुराना रूप वापस लाने में मदद करने की बात करती है। इसके बाद वो उसे और सबूत देती है और उसके अतीत की बातें बताती है। आखिरकार टॉमी टूट जाता है और सच्चाई बताता है। वो स्वीकार करता है कि उसने अपने भाई को मार दिया था। उस रात कोहरा था और उसका भाई नशे में था, इसलिए उसने टॉमी को शैतान समझ लिया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और गलती से टॉमी के हाथों उसकी मौत हो गई। को उसे सांत्वना देती है और कहती है कि उसे इस अपराध बोध को छोड़ना होगा। वो अपनी बेटी और भाई को नहीं बचा सका, लेकिन अभी भी अपने बेटे को बचा सकता है। शाम को बर्मिंघम में फिर से बमबारी होती है। लोग शेल्टर की ओर भागते हैं और एडा इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोगों से एक साथ बात करती है। वो ड्यूक को रोकना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे उनकी गवाही चाहिए ताकि वो मिलिट्री पुलिस के पास जा सके। इसी दौरान ड्यूक बेकेट और वर्जिल से मिलता है, जो ब्रिटिश फासिस्ट लीग का डिप्टी हेड है। वर्जिल देश भर में जाली पैसे फैलाने में मदद करेगा, इसलिए वे योजना पर चर्चा करते हैं। ड्यूक 3 नहर वाली नावों का उपयोग करने की अपनी योजना बताता है, जिससे वर्जिल प्रभावित होता है। फिर बेकेट बताता है कि उसे सूचना मिली है कि वर्जिल गद्दार है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ड्यूक तुरंत वर्जिल को गोली मार देता है। इसी बीच ड्यूक एक औरत के साथ रात बिताने के बाद जागता है। उसे याद आता है कि उसके पास अब भी वर्जिल के कपड़े हैं, तो वो उन्हें जला देता है। तभी बेकेट वहां आता है और उसे बताता है कि एडा ने शेल्टर में क्या किया। वो ड्यूक को आदेश देता है कि वो एडा को मार दे, इससे पहले कि वो मिलिट्री पुलिस के पास जाए। बेकेट ये भी कहता है कि उसे अपने बेटे पर शर्म आती है, लेकिन अगर ड्यूक उसका बेटा होता तो उसे गर्व होता। इसके बाद ड्यूक एडा और काल का पीछा करता है और एक फोन बूथ में छिपकर सही मौका ढूंढता है, लेकिन अपने परिवार के लिए उसके भाव उसे गोली चलाने से रोक देते हैं, इसलिए वो गुस्से में फोन तोड़ देता है। वो उनका पीछा करता रहता है और देखता है कि एक कार एडा के पास रुकती है। जब बेकेट बाहर निकलता है तो ड्यूक उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बेकेट एडा को कई गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है और गवाहियों वाला बैग लेकर भाग जाता है। जाते समय वो ड्यूक से कहता है कि उसने उसे निराश किया है। कार्ल टूट जाता है और ड्यूक बेबस होकर सब देखता रह जाता है। सड़क पर टॉमी गाड़ी रोकता है और एडा की आत्मा को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वो मर चुकी है। टॉमी घटनास्थल पर पहुंचता है और एक पुलिस वाला उसे बताता है कि एडा की मौत में ड्यूक शामिल था। टॉमी जॉनी को मुर्दा घर भेजता है ताकि वो एडा के शव की निगरानी करे, जबकि वो बाकी काम खुद संभालता है। पब में टॉमी संगीत बंद करवा देता है और ड्यूक के बारे में पूछता है। लोग तुरंत उसका विरोध करते हैं और उसके व्यवहार पर सवाल उठाते हैं। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगती है, एलिजा समझ जाता है कि ये टॉमी है और भीड़ को बताता है। सब पीछे हट जाते हैं, सिवाय एक सैनिक के जो उसे पहचान नहीं पाता और उस पर बंदूक तान देता है। टॉमी जवाब में अपनी शर्ट के अंदर ग्रेनेड दिखाता है। वो आदमी डरकर भाग जाता है और बाहर जाकर विस्फोट हो जाता है। इसके बाद टॉमी उसकी बंदूक उठाता है और रिकॉर्ड प्लेयर पर गोली मारता है, जिससे एलिजा उसे ड्यूक के पास ले जाने के लिए मजबूर हो जाता है। स्टॉक रूम में ड्यूक कुछ सामान पैक करके जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टॉमी उसे पकड़ लेता है और कीचड़ में फेंक देता है। वो दवाइयों के बैग उठाकर उस पर फेंकता है और उसे डांटता है कि उसने सारी हदें पार कर दी हैं। टॉमी के मारने के बाद ड्यूक बताता है कि वो एडा को मार नहीं पाया क्योंकि वो अभी भी अपने परिवार के प्रति वफादार है, लेकिन वो पाप करता है क्योंकि यही उसके पिता की विरासत है। वो गुस्से में टॉमी पर झपटता है और दोनों के बीच कीचड़ में लड़ाई होती है। टॉमी आसानी से उसे काबू कर लेता है और उससे बेकेट और उसकी योजना के बारे में सब कुछ बताने को कहता है। इसके बाद टॉमी मुर्दा घर जाता है और जॉनी की बंदूक लेकर उसे वहां से भेज देता है। वो एडा के शव से बात करता है और कहता है कि उसे पहले आ जाना चाहिए था जब उसने उसे बुलाया था।
वो ये भी स्वीकार करता है कि उसने अपने भाई को मारा था और ये कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि वो नशे में था और गुस्से से भरा हुआ था। टॉमी कहता है कि उसने अपने भाई को आज़ादी पाने के लिए मारा था, लेकिन इतने परिवार के सदस्यों की मौत के बाद वो कसम खाता है कि अब कुछ अच्छा करेगा। जब वो मुर्दा घर से बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है उसकी मुलाकात बेकेट से होती है और दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। वे दोनों छिपते हुए इधर उधर भागते हैं। बेकेट टॉमी को समझाने की कोशिश करता है कि हिटलर समाज को साफ करने के बारे में सही है और वो मानता है कि बमों की जगह नोटों से युद्ध खत्म करना बेहतर है। जब बेकेट की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो घोड़ों को आगे करके उन्हें ढाल बनाता है और भाग जाता है। टॉमी एक घोड़े पर सवार होकर शहर की सड़कों से गुजरता है जहां लोग उसका स्वागत एक राजा की तरह करते हैं। पब में ड्यूक अपने अपराधबोध और शराब में डूबा हुआ होता है। को उससे मिलने आती है और बताती है कि जेल्डा की आत्मा ने कहा था कि एक दिन टॉमी और ड्यूक साथ काम करेंगे, इसलिए ये उसका मौका है सही काम करने का। वो उसे एक गोली देती है और कहती है कि नाजियों को खत्म करने के बाद उसे टॉमी को मारना होगा। को वादा करती है कि यही उसे मानसिक शांति देगा और अगर टॉमी मर जाता है तो ड्यूक नया जिप्सी किंग बन सकता है। जब को पब से बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर टॉमी से होती है। वो कहती है कि ड्यूक उसकी मदद करेगा, लेकिन टॉमी कहता है कि उसे पहले एक जिप्सी गाड़ी चाहिए। अंदर ड्यूक एक सिक्का उछालकर अपना फैसला तय करने की कोशिश करता है। टॉमी अंदर आता है और दोनों के लिए शराब डालता है और ड्यूक उससे सहमत हो जाता है कि वे बेकेट को मारेंगे। कुछ देर बाद एडा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार और दोस्त इकट्ठा होते हैं। उसके शरीर को एक जिप्सी गाड़ी में रखा जाता है कुछ तस्वीरों के साथ और टॉमी उसे आग लगा देता है। वो जलती हुई आग को देखता रहता है और अपने दुख से जूझता है। उसी रात ड्यूक बेकेट को फोन करके चेतावनी देता है कि टॉमी उसके पीछे आएगा, लेकिन वो फिर भी योजना पूरी करने के लिए मदद करना चाहता है, इसलिए बेकेट उसे 70 मिलियन देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच टॉमी जली हुई गाड़ी की राख को देख रहा होता है। तभी डॉकयार्ड का मालिक स्टैग उसके पास आता है और उसे गोदाम और नावों के बारे में सारी जानकारी देता है। जब ड्यूक वहां पहुंचता है तो टॉमी उसे स्टैग से मिलवाता है और कहता है कि उसने अपने बेटे पर भरोसा करने का फैसला किया है। फिर वे सभी स्टैग की जानकारी के आधार पर योजना बनाते हैं। टॉमी वाटरलू सुरंग का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन स्टैग बताता है कि आधी सुरंग गिर जाने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। टॉमी कहता है कि वो अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। लिवरपूल जाते समय टॉमी अपनी किताब लिखता रहता है और उसे अपने बच्चों को समर्पित करता है। वो लिखता है कि ड्यूक उसका असली उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन आज की रात का मिशन उसकी असली पहचान बताएगा। आखिरकार टॉमी वाटरलू सुरंग के बंद दरवाजे तक पहुंचता है और को से मदद मांगता है। उसके रिश्तेदार औजारों से दरवाजा काटना शुरू करते हैं। इंतजार करते हुए टॉमी को से अपनी हथेली देखने के लिए कहता है। वो उसके अतीत के बारे में बताती है, लेकिन भविष्य के बारे में कहती है कि आज रात उसे वो शांति मिलेगी जिसकी उसे तलाश है। टॉमी अपनी बंदूक निकालकर कहता है कि उसे पता है कि को उसे मारना चाहती है। को कहती है कि अगर टॉमी ड्यूक को नहीं मारेगा तो ड्यूक उसे मार देगा। जैसे ही टॉमी सुरंग में प्रवेश करता है, ड्यूक बेकेट को टॉमी की योजना बता देता है। बेकेट ये जानकारी अपने जर्मन सैनिकों को दे देता है। तभी जर्मन विमान बमबारी करते हैं, जिससे सुरंग और गिर जाती है और टॉमी अंदर फंस जाता है। इससे उसे युद्ध के दिनों की यादें और भ्रम होने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और मलबे को हटाकर बाहर निकल आता है। डॉक पर जर्मन सैनिक नावों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही नावें पहुंचती हैं, वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं। स्टैग विस्फोटक सक्रिय करता है और पानी में कूद जाता है। नाव टकराकर विस्फोट हो जाती है और सभी सैनिक मारे जाते हैं। गोदाम में बेकेट समझ जाता है कि ड्यूक ने उसे धोखा दिया है और उस पर बंदूक तान देता है। ड्यूक बताता है कि सिक्के ने उसे अपने पिता की बात मानने को कहा था, लेकिन उसने सही काम करने का फैसला किया। तभी एक बम गोदाम में फटता है और बेकेट गिर जाता है। ड्यूक भाग जाता है और टॉमी अंदर पहुंचता है। जल्द ही पीकी ब्लाइंडर्स गोदाम को घेर लेते हैं और बचे हुए नाजी सैनिकों के साथ गोलीबारी करते हैं। उन्हें बिना दया के मार देते हैं। टॉमी भी कुछ लोगों को मारता है और ड्यूक से मिलता है, जो पूछता है कि वो देर से क्यों आया। टॉमी गुस्से में कहता है कि वो सिर्फ उसकी मां की वजह से आया है और उसे वहां से जाने को कहता है। इसके बाद टॉमी पैसों के बक्सों के बीच एक लैंडमाइन रखता है ताकि सभी जाली पैसे नष्ट हो जाएं। ये देखकर बेकेट अपनी कार लेकर टॉमी की ओर बढ़ता है। वो टॉमी के पेट में 2 गोलियां मारता है, लेकिन टॉमी उसके सिर में गोली मार देता है। कार आगे बढ़ती रहती है और टॉमी अंत के लिए तैयार होकर खड़ा रहता है, लेकिन ड्यूक उसे धक्का देकर बचा लेता है और कार दीवार से टकरा जाती है। टॉमी गिर जाता है और गैंग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। वो ड्यूक को बंदूक देता है और कहता है कि वो उसे खत्म कर दे। पहले ड्यूक मना करता है, लेकिन टॉमी जोर देता है तो वो गोली चला देता है। पीकी ब्लाइंडर्स अपने नेता को अलविदा कहते हैं और ड्यूक रोता है।
गैंग उसे नया जिप्सी किंग घोषित करती है। ड्यूक आदेश देता है कि जो भी जाली पैसे बचे हैं उन्हें जला दिया जाए। कुछ समय बाद कोर्ट टॉमी की किताब ड्यूक को देती है। अंत में टॉमी के शरीर को एक गाड़ी में रखा जाता है, कुछ तस्वीरों और बचे हुए जाली पैसों के साथ, और ड्यूक उसे आग लगा देता है। सभी लोग घंटों तक वहां खड़े रहकर उसे अंतिम विदाई देते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।